तक्षशिला की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी हो। गुरुकुल के प्रांगण में बैठे छात्र अपने अपने ग्रंथों में डूबे थे, लेकिन उनके मन में एक ही नाम घूम रहा था, चाणक्य। जब वो मौन रहता था, तब कुछ बड़ा घटने वाला होता था। वो दुबला पतला ब्राह्मण, तीखी आंखों और बिखरी हुई चोटी वाला, राज्य और समाज की नसें पहचानता था। उसी दिन मगध से एक राजदूत आया था। उसने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को सम्राट धनानंद के दरबार में बुलाया। चाणक्य जानते थे कि ये बुलावा सम्मान नहीं, परीक्षा है। फिर भी वो गए, क्योंकि उन्हें सत्य कहना था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मगध का राज दरबार सोने चांदी से जगमगा रहा था, पर वहां बैठे लोगों के मन अंधेरे थे। धनानंद अपने सिंहासन पर अकड़ कर बैठा था, उसकी आंखों में सत्ता का नशा था। चाणक्य ने बिना झुके कहा कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, न कि उसे लूटना। उन्होंने करों की अत्यधिक वसूली, किसानों की दुर्दशा और राज्य की गिरती नैतिकता का उल्लेख किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री घबरा गए, क्योंकि किसी ने इतनी सच्चाई कभी राजा के सामने नहीं कही थी। धनानंद क्रोधित हो उठा। उसने चाणक्य का अपमान किया, उसे गंदा ब्राह्मण कहा और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे सभा से घसीटकर बाहर फेंक दिया जाए। चाणक्य के वस्त्र फट गए, उसकी चोटी खुल गई और उसका जनेऊ टूट गया। वो भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, ज्वाला थी। उसने वही प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा, वो अपनी चोटी नहीं बांधेगा। ये क्रोध नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध जन्मा संकल्प था। दरबार से निकाले जाने के बाद चाणक्य तक्षशिला नहीं लौटे। वो गांव-गांव घूमने लगे, लोगों की पीड़ा को देखने लगे। उन्होंने देखा कि किसान करों के बोझ से दबे हैं, व्यापारी भय में जी रहे हैं और सैनिक बिना वेतन के खड़े हैं। मगध बाहर से शक्तिशाली दिखता था, लेकिन भीतर से सड़ चुका था। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक बालक मिट्टी पर लकीरें खींचकर राज्य बना रहा था और बाकी बच्चों को आदेश दे रहा था कि कौन सैनिक बनेगा, कौन मंत्री। उसके शब्दों में स्वाभाविक नेतृत्व था। चाणक्य ठिठक गए। उस बालक की आंखों में उन्होंने भविष्य का सम्राट देखा। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उससे बात की और उसकी बुद्धि को परखा। वो साधारण बालक नहीं था, उसके मन में न्याय और शक्ति दोनों थे। चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला ले आए। वहां उन्होंने उसे युद्ध, राजनीति, नीति, अर्थ और मनुष्य की प्रवृत्तियों का ज्ञान दिया। चंद्रगुप्त सीखता गया और गुरु देखता गया कि उसका शिष्य केवल राजा नहीं, युग बदलने वाला व्यक्ति बन रहा है। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त युवा हुआ और चाणक्य ने उसे मगध की ओर मोड़ दिया। दोनों ने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा, अत्याचार से त्रस्त लोगों को संगठित किया और धीरे धीरे नंद वंश की नींव हिलने लगी। धनानंद को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके विरुद्ध एक मौन युद्ध खड़ा हो चुका है। अंततः वो दिन आया जब मगध की दीवारें टूट गईं। धनानंद पराजित हुआ, नंद वंश का अंत हुआ। जब ये समाचार पहुंचा, चाणक्य ने अपनी बिखरी चोटी को बांधा। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन अहंकार नहीं। उन्होंने इतिहास को बदल दिया था, लेकिन वे जानते थे कि असली विजय सत्ता नहीं, न्याय है। और इस तरह एक अपमान से जन्मा संकल्प पूरे साम्राज्य को हिला गया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में जब धनानंद की पराजय की खबर फैली, तो लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। वर्षों से दबा हुआ क्रोध और भय जैसे अचानक टूट गया हो। गलियों में लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते थे, जैसे यकीन ही ना हो कि वो अत्याचारी सत्ता सच में गिर चुकी है। चंद्रगुप्त अपने शिविर में बैठा था। उसके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वो जानता था कि सिंहासन पर बैठना सबसे आसान भाग है, असली कठिनाई न्यायपूर्वक शासन करना है। चाणक्य उसके पास आए। उनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या की कठोर रेखाएं थीं। उन्होंने धीरे से कहा कि अब असली युद्ध शुरू हो रहा है, सत्ता के विरुद्ध नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर के लोभ, अहंकार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। चंद्रगुप्त ने उनके चरणों में सिर रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने केवल गुरु नहीं, बल्कि वो पुरुष खड़ा है जिसने पूरे इतिहास की दिशा मोड़ दी थी।
राज्य को संभालना आसान नहीं था। नंदवंश के समर्थक अभी भी छिपे बैठे थे, मंत्री पद पाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। कई लोग चंद्रगुप्त को एक साधारण युवक मानकर उसकी अवहेलना करना चाहते थे, लेकिन चाणक्य हर चाल को पहले ही देख लेता था। वो दरबार में चुपचाप बैठकर लोगों की आंखों, उनके शब्दों और उनकी सांसों तक को पढ़ता था। वो जानता था कि कौन वफादार है और कौन अवसरवादी। एक दिन एक मंत्री ने कर प्रणाली में बदलाव का सुझाव दिया, जो देखने में तो प्रजा के हित में था, लेकिन असल में राजकोष को कमजोर करने की चाल थी। चाणक्य ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने राजा को कुछ नहीं कहा, बल्कि उस मंत्री को अपनी ही चाल में उलझा दिया। कुछ ही दिनों में उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। उसे पद से हटा दिया गया और चंद्रगुप्त को पहली बार समझ आया कि राजनीति तलवार से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है। धीरे धीरे मगध में व्यवस्था लौटने लगी। किसानों को राहत मिली, व्यापारियों को सुरक्षा और सैनिकों को सम्मान। लेकिन पड़ोसी राज्यों को यह उभरता हुआ साम्राज्य खटक रहा था। कई राजाओं ने गुप्त रूप से मिलकर चंद्रगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे सोचते थे कि एक युवा राजा और एक बूढ़ा ब्राह्मण कितनी देर टिक पाएंगे। जब पहला आक्रमण हुआ तब चंद्रगुप्त घबरा गया। दुश्मनों की संख्या अधिक थी और उनके पास अधिक संसाधन थे। उसने चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य ने केवल इतना कहा कि युद्ध मैदान में जीता जाता है, लेकिन युद्ध की नींव मन में रखी जाती है। उसने शत्रु के भीतर फूट डलवा दी, उनके सेनापतियों में अविश्वास फैलाया और बिना बड़ी लड़ाई के ही उनका गठबंधन टूट गया। लोगों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। वे कहते थे कि चाणक्य कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा भेजा गया नीति का अवतार है। लेकिन चाणक्य स्वयं को केवल एक ऐसा व्यक्ति मानता था जो अन्याय को सहन नहीं कर सकता। एक रात चंद्रगुप्त ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें धनानंद के अपमान का दुख अभी भी है। चाणक्य ने उत्तर दिया कि वो अपमान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। यदि वो दिन ना होता तो शायद ये साम्राज्य भी ना होता। दुख ने उसे पत्थर नहीं बल्कि वज्र बना दिया। समय बीतता गया। मगध अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य बन चुका था। सीमाएं फैल गईं और उसके साथ जिम्मेदारियां भी। चंद्रगुप्त अब राजा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का भविष्य था। वो हर निर्णय से पहले चाणक्य की ओर देखता, क्योंकि उसे पता था कि उसका गुरु सत्ता से नहीं, सत्य से संचालित होता है। एक दिन चाणक्य बीमार पड़ गए। उनकी देह कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों की आग अभी भी वैसी ही थी। चंद्रगुप्त उनके पास बैठा और उसने कहा कि ये साम्राज्य आपके बिना कुछ भी नहीं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले कि साम्राज्य व्यक्ति से नहीं, सिद्धांत से चलता है। यदि राजा नीति को छोड़ दे तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी मिट्टी हो जाता है। और इस तरह वो ब्राह्मण जिसे कभी दरबार से घसीटकर बाहर फेंका गया था, इतिहास का सबसे शक्तिशाली निर्माता बन गया। उसका मौन, उसका अपमान और उसका संकल्प पूरी सभ्यता को हिला चुका था। मगध का साम्राज्य बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसके भीतर कई तूफान पल रहे थे। सत्ता बदल चुकी थी, पर लोगों के मन में बरसों का भय अभी भी जिंदा था। गांवों में किसान आज भी रात को चौंक कर उठ जाते थे, जैसे नंदवंश की कर वसूली अब भी उनके दरवाजे पर खड़ी हो। चंद्रगुप्त इस पीड़ा को देखता था और हर बार उसका हृदय भारी हो जाता था। वो समझने लगा था कि तलवार से राज छीनना आसान है, पर लोगों का विश्वास जीतना सबसे कठिन युद्ध होता है। चाणक्य दिन रात राज्य की व्यवस्था में लगे रहते थे। वो कभी गुप्तचरों से बात करते, कभी राजकोष की जांच करते, तो कभी साधारण वेश में बाजारों में जाकर लोगों की बातें सुनते। वो जानना चाहते थे कि प्रजा वास्तव में क्या महसूस कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि जनता का हृदय जीत लिया जाए तो कोई भी शत्रु अधिक समय तक टिक नहीं सकता। एक दिन उन्हें पता चला कि नंदवंश के कुछ पुराने समर्थक एक दूरस्थ किले में इकट्ठा हो रहे हैं। वे मगध को फिर से अस्थिर करना चाहते थे। चंद्रगुप्त क्रोधित हुआ और सीधे सेना भेजना चाहता था, लेकिन चाणक्य ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। कभी कभी बुद्धि से बहाया गया एक शब्द भी तलवार से अधिक घातक होता है। उन्होंने उन लोगों के बीच फूट डलवा दी। कुछ ही दिनों में वो एक दूसरे पर संदेह करने लगे और उनका समूह बिना किसी लड़ाई के टूट गया। चंद्रगुप्त पहली बार समझा कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि मनोबल को तोड़ने में होती है। उसने अपने गुरु को नमन किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वो कभी भी नीति से विचलित नहीं होगा। लेकिन समय हर किसी की परीक्षा लेता है। एक दिन चंद्रगुप्त के सामने ऐसा निर्णय आया जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। एक सीमांत राज्य ने विद्रोह किया था और वहां के शासक ने खुलेआम मगध की सत्ता को चुनौती दी थी।
सेना भेजी गई, लेकिन विद्रोहियों में आम लोग भी थे जो वर्षों के अत्याचार से थक चुके थे। चंद्रगुप्त के सामने दुविधा थी कि यदि वो कठोर होगा तो निर्दोष मरेंगे और यदि नरम होगा तो राज्य कमजोर होगा। उस रात वो चाणक्य के पास गया। दीपक की मध्यम रोशनी में बैठे उस वृद्ध आचार्य ने उसकी आंखों में संघर्ष देख लिया। चाणक्य ने कहा कि राजा का धर्म कभी सरल नहीं होता। उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, लेकिन उसे अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्रोहियों के नेताओं को अलग किया जाए और आम लोगों को क्षमा दी जाए। यही किया गया। विद्रोह बिना बड़े रक्तपात के समाप्त हुआ। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यह नया शासन केवल सत्ता नहीं बल्कि न्याय भी लाया है। समय बीतता गया। चाणक्य की देह कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उनका मस्तिष्क अब भी तेज था। वो अक्सर कहा करते थे कि उनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन चंद्रगुप्त उन्हें छोड़ने के विचार से ही कांप उठता था। उसे लगता था कि जैसे ही उसका गुरु जाएगा, उसके सामने पूरा आकाश खाली हो जाएगा। एक दिन चाणक्य ने उसे बुलाया और कहा कि साम्राज्य अब उसके हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने एक भूखे बालक से लेकर सम्राट तक की यात्रा तय की है, लेकिन असली यात्रा अभी भी जारी है, अपने भीतर के अहंकार को जीतने की। चंद्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये केवल विदाई नहीं बल्कि एक युग का अंत है। और इस तरह वो व्यक्ति जिसने कभी अपमान की आग में प्रतिज्ञा ली थी, अब उसी आग से इतिहास को रोशन कर चुका था। उसका मौन, उसका धैर्य और उसकी नीति ने न केवल मगध को बल्कि पूरे भारतवर्ष को भीतर तक हिला दिया। मगध के आकाश पर अब शांति थी, पर उस शांति के पीछे अनगिनत बलिदानों की राख बिछी थी। चंद्रगुप्त जब अपने महल की छत से नगर को देखता तो उसे केवल इमारतें नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के चेहरे दिखते जिनका भविष्य अब उसके हाथों में था। कभी कभी उसे लगता कि सत्ता एक सिंहासन नहीं बल्कि एक भारी बोझ है जिसे उठाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के सुख को कुचलना पड़ता है। चाणक्य धीरे धीरे संसार से विरक्त होते जा रहे थे। वो अब वैभव से दूर एक छोटे से कक्ष में रहते जहां केवल कुछ ग्रंथ और एक दीपक होता, लेकिन उनके पास आने वालों की भीड़ कभी कम नहीं हुई। राजा से लेकर साधारण किसान तक हर कोई उनकी सलाह चाहता था, क्योंकि लोग जानते थे कि इस व्यक्ति के शब्दों में अनुभव नहीं बल्कि युगों की बुद्धि बोलती है। एक दिन एक वृद्ध किसान उनके पास आया। उसकी भूमि एक शक्तिशाली सामंत ने छीन ली थी। वो रोते हुए बोला कि नया साम्राज्य भी पुराने जैसा ही लगने लगा है। चाणक्य ने उस दिन स्वयं चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा कि यदि गरीब का आंसू राजा तक नहीं पहुंचता तो साम्राज्य केवल एक सुंदर पिंजरा बन जाता है। चंद्रगुप्त ने तुरंत उस सामंत को दंडित किया और किसान को उसकी भूमि लौटाई। उस दिन पहली बार जनता ने राजा के नाम के साथ न्याय का भी उच्चारण किया। परंतु सत्ता जितनी उजली दिखती है उतनी ही गहरी उसकी छाया होती है। कुछ दरबारी चंद्रगुप्त की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि चाणक्य को हटाया जाए तो राजा को अपने वश में किया जा सकता है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि चाणक्य राज्य पर असली नियंत्रण रखता है और राजा केवल उसका मोहरा है। चंद्रगुप्त को यह सुनकर पीड़ा हुई। उसने अपने गुरु से पूछा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा कि सच्चाई अक्सर सत्ता के लिए असहनीय होती है, इसलिए लोग उसे बदनाम करते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को चेतावनी दी कि भविष्य में उसे अकेले खड़ा होना पड़ेगा। और वही हुआ। एक षड्यंत्र के तहत चाणक्य को दरबार से दूर कर दिया गया। चंद्रगुप्त चाहकर भी खुलकर विरोध नहीं कर सका, क्योंकि राज्य की स्थिरता दांव पर थी। चाणक्य बिना किसी शिकायत के वन की ओर चले गए। उनके पीछे कोई वैभव नहीं, कोई सेना नहीं, केवल उनकी तपस्वी आत्मा थी। वन में रहते हुए भी वो राज्य के लिए सोचते रहते। उन्हें दुख नहीं था कि उन्हें निकाला गया, बल्कि इस बात का कि चंद्रगुप्त को अब बिना गुरु के कठिन निर्णय लेने होंगे। पर वो जानते थे कि उनका शिष्य अब उड़ना सीख चुका है। कुछ समय बाद जब वही दरबारी मगध को कमजोर करने लगे, चंद्रगुप्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने चाणक्य को वापस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो इस संसार से विदा ले चुके थे। उनका देहांत एक साधु की तरह मौन में हुआ। जब यह समाचार चंद्रगुप्त तक पहुंचा तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने समझा कि जिसने उसे राजा बनाया उसे वो बचा न सका, लेकिन चाणक्य के सिद्धांत उसकी आत्मा में अमर हो चुके थे। और इस तरह एक अपमानित ब्राह्मण की प्रतिज्ञा, एक भूखे बालक की महत्वाकांक्षा और एक पूरे राष्ट्र की पीड़ा ने मिलकर ऐसा इतिहास रचा जिसने सभ्यता की दिशा ही बदल दी। चाणक्य के चले जाने के बाद मगध का महल पहले जैसा ही भव्य था, लेकिन चंद्रगुप्त को वो सूना लगने लगा।
जहां पहले हर निर्णय से पहले वो अपने गुरु की ओर देखता था, अब वहां केवल एक खाली आसन था। उसे लगता था जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी उसी के साथ वन में चला गया हो। वो रात रात भर जागता रहता और बार बार मन में वही प्रश्न उठता, क्या उसने सत्ता बचाने के लिए अपने गुरु को खो दिया? राज्य तो चलता रहा, पर चंद्रगुप्त के भीतर एक मौन युद्ध शुरू हो चुका था। हर बार जब वो किसी अपराधी को दंड देता, उसे चाणक्य की आवाज सुनाई देती, न्याय कठोर हो सकता है पर उसमें करुणा होनी चाहिए। हर बार जब वो किसी संधि पर हस्ताक्षर करता, उसे याद आता कि गुरु कहा करते थे कि शांति सबसे बड़ा युद्ध है। समय के साथ चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को और विस्तृत किया। समुद्र तक उसकी सीमाएं पहुंच गईं। लोग उसे महान सम्राट कहने लगे, पर वो स्वयं को खाली महसूस करता था। उसने वो सब पा लिया था जिसका सपना उसने बचपन में देखा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सत्ता सुख नहीं देती, वो केवल जिम्मेदारी देती है। एक दिन वो उसी गांव में गया जहां पहली बार चाणक्य ने उसे देखा था। वही मिट्टी, वही पेड़, वही हवा, पर अब वहां एक छोटा सा आश्रम था। उसने वहां बैठकर आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे लगा कि चाणक्य वहीं कहीं मौजूद है, उसकी सांसों में, उसके विचारों में। उस दिन उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपने की तैयारी शुरू की और स्वयं धीरे धीरे शासन से दूर होने लगा। लोग हैरान थे, क्योंकि कौन ऐसा सम्राट होता है जो अपने शिखर पर सत्ता छोड़ दे। पर चंद्रगुप्त जानता था कि उसका अगला युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। कुछ वर्षों बाद वो एक साधु की तरह वन की ओर चला गया। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए, जैसे कभी चाणक्य ने वैभव से मुंह मोड़ लिया था। वो ध्यान करता, उपवास करता और अपने जीवन के हर पाप, हर भूल को समझने की कोशिश करता। और इस तरह इतिहास ने एक अद्भुत चक्र पूरा किया। एक अपमानित ब्राह्मण ने एक बालक को सम्राट बनाया और उसी सम्राट ने अंत में उसी ब्राह्मण की राह पकड़ ली। सत्ता से शुरू हुई यात्रा आत्मा पर समाप्त हुई। कहते हैं कि जब भी मगध की धरती पर कोई अन्याय होता है तो हवा में चाणक्य का मौन गूंज उठता है। एक ऐसा मौन जिसने एक दिन पूरे युग को हिला दिया था। चाणक्य के जाने के बाद मगध के महल की दीवारें पहले जैसी ही खड़ी थीं, लेकिन उनके भीतर जो आत्मा थी वो जैसे कहीं खो गई थी। चंद्रगुप्त हर सुबह सिंहासन पर बैठता, पर उसे लगता कि उसके पास बैठने वाला उसका गुरु अब केवल स्मृति बन चुका है। राज्य उसके आदेशों से चलता था, लेकिन उसके भीतर एक शून्य बढ़ता जा रहा था, जिसे कोई विजय भर नहीं पा रही थी। राजनीति की दुनिया बहुत निर्दयी होती है। वही दरबारी जो कभी चाणक्य के चरणों में झुकते थे, अब उसके नाम तक से बचते थे। वे जानते थे कि वो चला गया है और उसके साथ वो निर्भीक सत्य भी चला गया है। चंद्रगुप्त ये सब देखता था, पर वो जानता था कि अब उसे स्वयं ही वो सत्य बनना होगा जो कभी उसका गुरु था। धीरे धीरे साम्राज्य और फैलता गया। नए नए राज्य मगध के अधीन आ गए। लोग चंद्रगुप्त को महान कहने लगे, लेकिन महानता की ये उपाधि उसके हृदय को हल्का नहीं कर पा रही थी। उसे हर रात चाणक्य का चेहरा दिखाई देता और वो सोचता कि क्या उसने अपने गुरु के साथ न्याय किया था। एक दिन वो उसी पुराने गांव में गया जहां वो कभी एक अनजान बालक था और चाणक्य ने उसमें भविष्य का सम्राट देखा था। मिट्टी अब भी वैसी ही थी, हवा में अब भी वही सादगी थी। उसने वहां बैठकर आंखें बंद की और महसूस किया कि शायद गुरु की आत्मा उसी मिट्टी में समाई हुई है। वहीं उसे एहसास हुआ कि सत्ता ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे उसका शांत मन छीन लिया। उसने निश्चय किया कि वो अपने पुत्र को राज्य सौंप देगा और स्वयं उस मार्ग पर चलेगा जहां उसके गुरु ने अंत में शांति पाई थी। जब उसने राजपाट छोड़ा तो लोग स्तब्ध रह गए। एक ऐसा सम्राट जिसने दुनिया जीत ली थी, अब स्वयं को जीतने निकल पड़ा था। उसने महल, सोना, सेना सब छोड़ दिया और एक साधु की तरह वन की ओर चला गया। उसके अंतिम वर्षों में लोग कहते थे कि वो अक्सर एक अदृश्य गुरु से बातें करता था। शायद वो चाणक्य से बात कर रहा था, शायद अपने अंतरात्मा से, लेकिन जो भी था वो अब शांत था। और इस तरह एक अपमान से जन्मी आग जिसने एक साम्राज्य को हिला दिया था, अंत में आत्मज्ञान की रोशनी में बदल गई। चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है।